को पता है कि आज आपकी क्लास का दूसरा दिन है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का ही टॉपिक अलैंगिक जनन के बारे में। लास्ट क्लास में आप सभी को पता है कि हमने यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जीवों में जनन, और इसके में कई सारे टॉपिक को क्लियर भी कर दिया था। जनन के विधियों के बारे में बढ़ा रही थी कि आखिर अलैंगिक जनन की वो जो अलग अलग विधियां हैं वो कौन कौन सी है। तो लास्ट क्लास में अगर हम देखते हैं तो हमने विखंडन पढ़ लिया था, है ना, फिजन हमने पढ़ लिया था। विखंडन में क्या होता था, यहाँ पर कोई भी एक कोशिका या सरल संरचना वाला कोई भी जीव होता था वो क्या होगा, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता था, है ना, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता था। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा है, विखंडन का है। विखंडन भी दो प्रकार का था, एक द्विखंडन होता है और एक बहुखंडन होता है। जब हम द्विखंडन की बात करते हैं, द्वि यानी कि दो, यानी कि ये अलैंगिक जनन की वो प्रक्रिया होती है जिसमें जो एकल कोशिका, क्योंकि एक कोशिका होगी तो उसके और कोई ज्यादा भाग तो नहीं होंगे, उसके दो भाग हो जाएंगे, दो बराबर भागों में वो विभाजित हो जाता था। तो उसको हम क्या कहेंगे, और उसका जो प्रत्येक भाग होगा वो एक नई संतति की तरह कार्य करता था, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में हमने अमीबा को देखा। अमीबा क्या करता है, अपने शरीर को विभाजित कर लेता है दो भागों में, और उसके जो दोनों विभाजित भाग होते हैं वो क्या होती है, उसकी संतति होती है। तो ये द्विखंडन का एग्जाम्पल था। अगर हम बहुखंडन की बात करते तो बहुखंडन में हमने देखा था कि यहाँ पर बहुखंडन अलैंगिक जनन की वो प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी सरल कोशिका या एक कोशिका या सरल कोशिका वाला बहुकोशिकीय जीव होता है, वो दो या दो से अधिक संख्या में विभाजित होता है, और उसका प्रत्येक विभाजित भाग क्या होगा, एक नई संतति के रूप में परिपक्व होता है। जैसे कि प्लाज्मोडियम का हमने एग्जाम्पल देखा था। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया परजीवी होता है। ठीक है, ये क्लियर था। इसमें हमने अमीबा देखा है ना, एग्जाम्पल में अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, ठीक है, पैरामीशियम आ जाएगा, और क्या आ जाता है आपका, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और भी बहुत सारे जीव होंगे, लेकिन आपको मेन याद रखने कि ये सब क्या करेंगे, विखंडन के द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं मुकुलन की। मुकुलन में क्या है, तो मुकुलन में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी जीव शरीर होगा, तो जो जीव शरीर है उसे हम जनक कहेंगे। उसके शरीर पर जैसे जैसे वो पोषणों को ग्रहण करेगा तो उसके शरीर पर एक मुकुल का निर्माण हो जाता है। कुछ इस तरीके से, हाइड्रा की बात करें तो इस तरीके से क्या है, ये जनक शरीर है, इस पे साइड से ही क्या हो गई, एक मुकुल निर्माण हो गई। अब ये मुकुल क्या होगी, जब तक पोषण लेना होगा तब तक वो जीव शरीर से, अपने जनक से पोषण लेगी और अपने आप को परिपक्व होती रहेगी। एक समय ऐसा आ जाएगा जब वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगी, वो जीव शरीर से अलग हो जाती है और एक नई संतति के रूप में व्यवहार करती है ना। तो इसको हमने क्या कहा है, मुकुलन का है। मुकुलन में मुकुल यानी कि प्रवर्ध या फिर आप कह सकते हो बर्ड, इसका निर्माण हो जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल में हमने क्या देखा है, हाइड्रा देखा था, है ना, यीस्ट देखा था, कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मुकुलन करते हैं। ये बात क्लियर थी। उसके बाद अगला आ जाता है, आज की क्लास में अब हम पढ़ने वाले हैं पुनरुद्भवन, बीजाणुद्वार, खंडन और कायिक प्रवर्धन, यानी कि ये जो चार अलग अलग विधियां हैं अलैंगिक जनन की, इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न होती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। देखो रूपाली कह रही है कि यीस्ट में, अगर आप देखो तो यीस्ट में दोनों प्रकार के ही मुकुलन देखने के लिए मिलते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो उनमें अलग अलग प्रकार के यहाँ पर मुकुलन देखने के लिए मिलते हैं। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी मिलता है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी। लेकिन हाइड्रा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको हमेशा बाह्य मुकुलन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यीस्ट की अलग अलग जातियां होंगी तो उसमें आपको अंतः बाह्य दोनों देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हम बात करने वाले हैं बीजाणुद्वार। बीजाणुद्वार यानी कि स्पोर के द्वारा, यानी कि स्पोर के द्वारा किस तरीके से नई संतति का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं, अमीबा का ही एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, पहला मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ किसका, अमीबा का एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब अमीबा में देखो कैसा होगा। ठीक है, तो बीजाणुद्वार के द्वारा मैंने बात करी। देखो अमीबा, आप सभी को पता है कि ये क्या करता है, द्विखंडन करता है ना, विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। लेकिन
जब क्या होगा, अमीबा रहता कहाँ है, जल में रहता है ना। तो जल में जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, माना बात ये क्या है, जल है, ठीक है, और ये जल प्रतिकूल परिस्थितियां है, इसमें ऐसी कैसी परिस्थितियां है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां किसे कहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां यानी कि अमीबा के अनुसार वहां का जल का वातावरण नहीं है, यानी कि या तो दूषित हो रखा होगा जल का वातावरण, है ना, मतलब कि अमीबा के लायक नहीं है वो वातावरण, ऐसा यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियां बनी हुई है। तो इस समय जब जल का वातावरण खराब हुआ होगा या अमीबा के अकॉर्डिंग अनुकूल नहीं होगा, तो यहाँ पर जो अमीबा होते हैं, है ना, माना बात ये अमीबा है, ठीक है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो अमीबा जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, इस समय अपने ओर त्रिस्तरीय यहाँ पर क्या करेगा, बाहरी स्तरीय का निर्माण करता है, त्रिस्तरीय परत का निर्माण करता है, ठीक है, कितने स्तर, त्रिस्तरीय परत का नाम। ये इस तरीके से क्या बना रहा है, अपने बाहर प्रतिकूल परिस्थिति में ये त्रिस्तरीय परत का निर्माण करता है, त्रिस्तरीय परत का निर्माण करता है, जिस परत को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूटी। पूटी यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। ये त्रिस्तरीय जो परत होती है इसे पूटी कहते हैं। अब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, अमीबा ने अपने चारों ओर क्या कर दिया है, त्रिस्तरीय परत का निर्माण कर दिया है। अब वो अपनी संतति का निर्माण कैसे करेगा, है ना, क्या पता ये इसके अंदर ही खत्म हो जाए, तो ऐसे तो अमीबा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे ये अपनी संतति का निर्माण के लिए, ये इसके अंदर ही, इस त्रिस्तरीय परत के अंदर ही क्या करेंगे, छोटे छोटे यहाँ पर विखंडन की क्रिया करेंगे, अपने शरीर को तोड़ते रहेंगे। जब तक जल में प्रतिकूल परिस्थितियां होगी ये क्या करते रहेंगे, ये विभाजित होते रहेंगे, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, इस तरीके से हम देख रहे हैं, यहाँ अंदर क्या होंगे, अमीबा टूट रहा है, विखंडित हो रहा है, ये इस तरीके से अंदर ही कई सारे द्विखंडन की क्रिया करके क्या कर रहे हैं, अपने संतति का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जल में प्रतिकूल परिस्थितियां ही बनी रही, एक समय आएगा जब यहाँ पर जल का वातावरण अमीबा के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि अब जब वातावरण कैसा हो जाएगा, जैसे ही वातावरण क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल यानी कि अमीबा के रहने लायक अनुकूल परिस्थितियां आ जाएगी जल के वातावरण में, तो उस समय अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो, अब ये कैसे है, ये अंदर कैसे दिख रहे हैं, स्पोर की तरह दिख रहे हैं, बीजाणु की तरह दिख रहे हैं, कोशिका काय पर प्रेजेंट है और उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो एक तरीके से बीजाणु जैसी संरचना हमें नजर आ रही है, ठीक है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है तो इसकी जो ये त्रिस्तरीय परत होती है ये टूट जाती है ना, ये अपनी त्रिस्तरीय परत को धीरे धीरे तोड़ देता है। अब यहाँ से टूट गई है तो यहाँ कर सारे के सारे बीजाणु क्या हो जाएंगे, ये जो सारे के सारे अमीबा थे, नए नए जो अमीबा बने हैं वो कैसे आ जाएंगे, पानी में आ जाएंगे, है ना, वाटर में आ जाएंगे। तो आपने देखा पहले यहाँ पर केवल एक अमीबा था, उसने ही प्रतिकूल परिस्थितियों में अंदर ही त्रिस्तरीय परत के अंदर ही अलैंगिक जनन के विखंडन विधि के द्वारा यहाँ पर विभाजन किया, और उसके पश्चात क्या हुआ, जैसे ही वातावरण में अनुकूल परिस्थितियां आई तो वो क्या हो गए, वातावरण में आ गए। तो यहाँ पर आपने देखा जीव एक था और उसने कितनी सारी संतति का निर्माण कर दिया, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइस्पोर कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी का अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हम राइजोपस की बात करते हैं, अगर हम पौधों में बात करते हैं तो देखते हैं राइजोपस की, है ना, राइजोपस की बात करते हैं। अब राइजोपस की बात करते हैं तो देखो राइजोपस में भी सेम होता है, जब क्या होगी, प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो ये राइजोपस की क्या है, बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है, बीजाणुधानी प्रेजेंट होती है। इस बीजाणुधानी के अंदर ही ये क्या करता है, अपने बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण करता है। कब करेगा, जब बाहर वातावरण में इसके अनुसार कंडीशन नहीं है, प्रतिकूल वातावरण में ही वो क्या कर रहा है, अपनी बीजाणुधानी के अंदर ही क्या कर रहा है, बीजाणु का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे बीजाणु का निर्माण कर दिया, एक समय के पश्चात इसके वातावरण में अनुकूल परिस्थितियां आ जाएगी, तब क्या होगी, इसकी जो बीजाणुधानी होगी, ठीक है, इसकी जो बीजाणुधानी होगी वो फट जाएगी, है ना। फट जाने के पश्चात जो इसके अंदर बीजाणु बने होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, बाहर वातावरण में आ जाएंगे, है ना, बाहर क्या आ जाएंगे, सबके सब बाहर वातावरण में आ जाएंगे। कुछ बीजाणु क्या होंगे, कुछ बीजाणु वही मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है,
कुछ बीजाणु क्या होंगे, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से कहाँ चले जाएंगे, किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर जो बीजाणु गिरे हैं या किसी दूसरे स्थान पर जो बीजाणु गिरे होंगे उनसे क्या हो जाएगा, नए नए राइजोपस का निर्माण हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन, यानी कि बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन। जीव एक था, उसने क्या करा, कई सारी संतति का निर्माण कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को, समझ गए? तो ये था आपका बीजाणु के द्वारा कैसे अलैंगिक जनन की क्रिया हुई है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। इसके बाद कौन सी विधि है, ठीक है, राइजोपस आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाता है खंडन। खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं, खंडन यानी कि क्या समझते हो, टूटने से, है ना, टूटता कैसे, यानी कि इसमें हम एग्जांपल लेते हैं किसका, स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा, ठीक है, जो स्पाइरोगायरा होगा वो विशेष परिस्थितियों में इसका जो शरीर होता है वो खंडों में टूट जाता है, खंडों में विभक्त हो जाता है ना। आ जाओ, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम स्पाइरोगायरा की बात करते हैं। तो स्पाइरोगायरा की अगर हम देखते तो कुछ इस तरीके से संरचना होती है। पहले मैं आपको, हाँ ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये क्या है आपका स्पाइरोगायरा है। अब स्पाइरोगायरा किसी विशेष परिस्थिति या किसी विशेष कारण से क्या हो गया है, दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग इसका ये रहा और दूसरा भाग क्या रहा, ये रहा। तो यहाँ पर स्पाइरोगायरा क्या हुआ है, खंडों में टूट गया है ना। अब इसका खंड जो होगा वो कहीं पर भी अगर गिरेगा तो वहां से क्या कर रहा है, एक नए स्पाइरोगायरा का निर्माण कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों खंड क्या करेंगे, यहाँ पर नए क्या कर रहे हैं, स्पाइरोगायरा का निर्माण कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा है, तो ये अलैंगिक जनन खंडन है ना। कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये शरीर किसका है, जनक का है। जनक क्या है, एक है, और उसके ही द्वारा क्या हुआ है, यहाँ पर संतति का निर्माण हुआ है ना, संतति का निर्माण हुआ है। और अगर आप संतति को गौर से देखो तो संतति अपनी आकारकी में और इसमें जो इसकी आंतरिक स्थिति होगी, आंतरिक आकारकी होगी, वो सेम टू सेम किसके समान होगी, अपने जनक के समान होगी। इसलिए ये जो संतति कहलाई जाएगी इसे हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे, है ना। तो अलैंगिक जनन के सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, स्पाइरोगायरा क्या है, खंडन के एग्जाम्पल में आता है। क्लियर? उसके बाद आगे बात करेंगे। आगे हमने देखा है पुनरुद भवन की बात करते हैं। पुनरुद भवन यानी कि रीजनरेशन, नाम में ही पता चल रहा है, पुनः भवन यानी कि निर्माण होना, है ना। देखिए पुनरुद भवन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, जो जीव शरीर होता है, ठीक है, जीव शरीर क्या होगा, किसी भी कारण से, ठीक है, यहाँ पर किसी भी कारण से क्या होगा, छत विगत होगा, ठीक है, और छत विगत होकर के क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूट जाता है, ठीक है, टूट जाएगा तो इसके कुछ टुकड़े बनेंगे, ठीक है, इसके जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, यानी कि इसका जो प्रत्येक टुकड़ा होता है, प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, एक नए जीव का यानी कि एक नई संतति का निर्माण करता है, संतति का निर्माण करता है। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर हम एक देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल होगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है प्लनेरिया का, ठीक है, प्लनेरिया बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका, कि प्लनेरिया बहुत अच्छा भी एग्जाम्पल है, सारे बच्चों को याद भी रहता है। प्लनेरिया किस तरीके से पुनरुद भवन की क्रिया करता है, आपने बहुत सारी मूवीज में जैसे कि, है ना, उसमें क्या होता है, ज़ॉम्बीज होते हैं, है ना, उनका शरीर क्या होगा, टूट जाता है ना, टूट जाता है और वापस से रीग्रोथ हो जाता है, वापस बन जाता है, फिर वो आपको डराते रहते हैं। तो यही क्या है, रीग्रोथ यानी कि रीजनरेशन है, पुनः निर्माण हो जाना। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर क्या, प्लनेरिया की बात करें, है ना, तो प्लनेरिया कुछ इस तरीके से इसकी ये संरचना है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, ये इसका हेड वाला एरिया, ये मिड वाला और इसका टेल वाला एरिया है, ठीक है। अब किसी भी कारण से ये जो प्लनेरिया होता है ये टूट जाता है, इसका कारण कुछ भी हो सकता है, चोट लग गई है, चोट यानी कि दर्द और किसी से टकरा गया तो टूट गया है, तो ऐसे इसका क्या हुआ, यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो टूटेगा तो कैसे टूटेगा, इस तरीके से टूट रहा है, टूट गया, है ना, तो इसका एक भाग माना बात ये रहा, इसका ये वाला भाग, ठीक है, ये टूटा हुआ भाग, दूसरा ये वाला टूटा भाग, और तीसरा क्या है, ये टूटा भाग है। अब इसके जो तीनों के तीनों टूटे भाग होंगे वो क्या करेंगे, एक नए प्लनेरिया का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसको हम क्या कहेंगे,
पुनरुद्ध भवन कहते हैं। समझ गए? तो ये क्या होगा? रीजनरेशन। किसी भी कारण से टूट गिर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पर टूटा, चल ही नहीं रहा है। ये बताओ, चलने वाला लाई थी, वो चल ही नहीं रहा है। कोई नहीं, छोड़ो। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर रखनी है कि यहाँ पर रीजनरेशन, किसी भी कारण से कोई भी जीव का शरीर टूट गया है और वो जो टूटा हुआ टुकड़ा होता है वो नई संतति का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या है? ये जनक शरीर है ना? और ये क्या है? इसकी संतति है। ये इसकी संतति है। जनक यानी कि पेरेंट्स, संतति यानी कि ऑफस्प्रिंग। ठीक है? आपने क्या देखा? जैसा जनक है उसकी जो संतति है वो भी कैसी है? सेम टू सेम है। तो यानी कि संतति अपने जनक की क्लोन है। ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर एक जीव ही, यहाँ पर एकल जीव के द्वारा संततियों का निर्माण हो रहा है। तो ये इसलिए आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है? अलैंगिक जनन की क्रिया हुई है। क्लियर? हाँ, चलो ठीक है, आ जाओ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद आपका कौन सा आ जाता है? इसके बाद आता है कायिक प्रवर्धन, जो कि अलैंगिक जनन का एक लास्ट हम बात करते हैं पार्ट होता है। कायिक जनन क्या होता है, या हम कायिक प्रवर्धन क्या कहते हैं, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो पौधों के कायिक भाग होते हैं ना, पौधों में हमेशा याद रखना कायिक प्रवर्धन होता है। तो पौधों की बात कर रहे हैं, पौधों के कायिक भाग होते हैं। ठीक है? कायिक भाग होते हैं। ठीक है? आप सभी को पता है कि अगर हम आवर्तबीजी पादप की बात करते हैं तो मोस्टली आपने पौधों को कैसे उगाया? आप क्या करते हो? आपको फल चाहिए या कोई भी प्लांट आप उगाते हो तो आप क्या कर रहे हो? उसके बीज को बोते हो, है ना? तो आपको यही लगता है कि बीज से ही आगे चल करके पौधा बनता है, यही सबको लगता है। लेकिन कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? जो पौधे होते हैं उसके जो कायिक भाग होते हैं, कायिक भाग यानी कि हम यहाँ पर जो प्लांट्स का निर्माण करेंगे वो पौधे के कायिक भाग, जैसे कि या तो जड़ हो सकती है, या तो तना हो सकता है, या तो पत्ती हो सकती है। इन भाग से भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप लोग अगर गुलाब की बात करते हो तो अगर आपको एक किसी के घर का गुलाब पसंद आ जाता है तो आप क्या कहोगे उससे कि मुझे तो अपने गुलाब की कलम दे दे, है ना? तो मैं उसको क्या कर दूंगा? अपने घर के गमले में लगा दूंगा। तो आपने वहां पर क्या लिया है? तने का भाग लिया है और उस तने से जाकर के क्या बनाया है? एक नया पादप बनाया है। अंगूर की बात करेंगे तो अंगूर में भी आप तने के भाग को लेकर के उससे एक नया पादप बना देते। तो इसको जो ये प्रक्रिया होती है, यानी कि बिना बीज से नए पौधे का जब निर्माण होता है तो उसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। समझ गए? ठीक है? तो पौधे के कायिक भाग जड़, तना, पत्ती। ठीक है? पत्ती से क्या हो रहा है? पादप निर्माण की क्रिया। पादप निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी? निर्माण की क्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। अब ये जो कायिक प्रवर्धन होता है ये या तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है या तो कैसा होगा? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होगा, है ना? क्या होगा? प्राकृतिक होगा या तो, ठीक है, नेचुरल यानी कि हो रहा है पृथ्वी में, हमें पता चल रहा है। ठीक है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ठीक है, और यह तो क्या हो रहा है? हम हमारे द्वारा यानी कि मनुष्य कर रहा है, तो इसको हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है? अब प्रकृति के द्वारा जैसे कायिक प्रवर्धन हो रहा है तो आप सभी को पता है आपके घर के जो आलू होते हैं, आपने देखा है अगर आप अपने घर के आलूओं की सब्जी ना बनाएं तो आपके वो जो आलू टोकरी में पड़े रहते हैं उनमें कुछ आपको संरचनाएं नजर आती है ना? जिसे आप अक्सर कहते हो आलू की आंखें निकल जाती है। तो अगर आप उन आंखों को निकाल करके, है ना, उन आंखों को उस आलू से अलग करके मिट्टी में मिला दो तो आपको उससे ना जाने कितने सारे आलू के पादप मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करा? जो आलू की आंख थी उससे क्या करा? एक नए पादप का निर्माण करा। तो आलू क्या एक भूमिगत तना है, तो आपने एक तने से नए पादप का निर्माण कर दिया। तो इसको हमने क्या कहा? ये प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है। ठीक है? इसी तरीके से हम ब्रायोफिलम की बात करते हैं। तो ब्रायोफिलम में क्या है? कोई पत्ती का हिस्सा है ब्रायोफिलम की, आप उस पत्ती को तोड़ करके अपने घर के गमलों में लगा रहे हो तो वहां पर क्या हो गया? उसमें भी कायिक प्रवर्धन हुआ। ये जो ये है ना कि ब्रायोफिलम, ये क्या है? ब्रायोफिलम की संरचना है। तो पत्ती को निकाल दो और अपने जाकर के गमले में लगा दो। यहाँ पर आपको बीज की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो जहां पर बीज की
अनुपस्थिति में आप नए पादप का निर्माण कर रहे हो तो उसे हम क्या कह रहे हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, समझ गए? तो यही है, आलू की हमने बात कर ली है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन में जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूं तना, ठीक है, जड़ और पत्ती। ठीक है, तने में जैसे कि आपका क्या आ गया है, आलू आ गया है ना, आलू आ गया है। जड़ में डलहेलिया आ गया है, डलहेलिया एक तरीके का, आप देखना गूगल में सर्च मार करके। ठीक है, यहाँ पर जड़ से क्या हो रहा है, एक नए पादप का निर्माण हो रहा है। उसके बाद पत्ती में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा ब्रायोफिलम, है ना। कृत्रिम में कैसे कैसे करते हो, कृत्रिम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि कृत्रिम में नहीं, ब्रायोफिलम हम पत्ती को लगा रहे हैं ना, ये सब तो कृत्रिम में आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आपका कृत्रिम में आएगा, क्योंकि आप अपने हाथों से जब काम करोगे ना, किसी भी पादप को उगाने में जब आप अपने हाथ का यूज करने लग जाओगे या वो मनुष्य के द्वारा हो रहा होगा तो वो सारा का सारा कृत्रिम में आ जाएगा। जैसे कि अभी मैंने कहा, अगर आप जड़ को लगा रहे हो, है ना, जड़ को लगा रहे हो, उससे नया पादप बन रहा है, तो आपने वो काम करा है तो वो किस में आ जाएगा, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में आएगा। तो जड़ में आज जैसे एग्जाम्पल डल हेलिया की बात कर दी, इसकी आपने क्या करी, पत्ती वो जड़ निकाली और बो दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अगर हम आलू की भी बात करें, भूमिगत तने की हम बात करें, तो आलू में हम कैसे बो रहे हैं, अपने हाथों से लगा करके बो देते हैं। ठीक है, पत्ती के एग्जाम्पल में ब्रायोफिलम की बात करी है, तो ब्रायोफिलम में भी क्या हो गया है आपका, यहाँ पर ब्रायोफिलम में भी आपने क्या करा, पत्ती को निकाला और लगा दिया। आपने अपने हाथों का यहाँ पर यूज करा है, मनुष्य ने यहाँ पर कुछ क्रिया करके तब जाकर के क्या करा है, बोया है, इसलिए वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कायिक, अगर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की हम बात करते तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें जैसे कि हम बात करते हैं, यानी कि किसकी बात करेंगे, यहाँ पर जैसे कि राइजोम की बात करते हैं, है ना, राइजोम की बात करते हैं। राइजोम के द्वारा कैसे होता है, ठीक है, बल्ब के द्वारा कैसे हो रहा है, बल्ब, राइजोम, जैसे कि आप सभी ने देखा, अदरक आप सभी ने देखा होगा, है ना, अदरक इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से, इसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से रेसे रेसे निकले होते हैं। अदरक खाए होंगे तो देखे होंगे, मैम जी सर्दियों में तो खूब चाय पी ली थी, अब याद नहीं कैसे दिखता अदरक, है ना। तो अदरक में ये जो आपको ये जो छोटी छोटी संरचनाएं दिखती ना, इसी को हम राइजोम कहते हैं। तो राइजोम, अगर आप उस अदरक के इस भाग को काट करके मिट्टी में डाल रहे हो, वैसे तो प्रकृति के द्वारा ये खुद ही हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसके अंतर्गत किसका एग्जाम्पल आ गया है, अदरक का आ गया है। अब बल्ब के द्वारा, बल्ब में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका बल्ब में प्याज आ जाते हैं, आपके लहसुन आ जाते हैं। ठीक है, प्याज फलियां टाइप की दिखती है, बल्ब जैसे, लहसुन। ठीक है, तो ये सब किस में आ रहे हैं, ये प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, अपने आप ही हो रहे हैं, इसमें आपने नहीं करा कुछ। ठीक है, तो ये क्या हो गए, आपके कायिक प्रवर्धन हो गए। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पुष्प पादपों में कायिक प्रवर्धन में जो आपको आलू की आंखें दिख रही है, तो आलू में आंखें में कैसा हो रहा है, कायिक प्रवर्धन हो रहा है आलू की आंख के द्वारा। इस आंख को निकाल करके बो दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये हम कह रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे यहाँ पर छोटे छोटी कलिकाएं जो निकल रही है, इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रकंद कहते हैं। ठीक है, प्रकंद कहते हैं, राइजोम बोलते हैं, जो कि क्या करेंगे, नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक और अगेव का बुलबिला, ये एक प्लांट आपको दिख रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पर पादप का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अपस्थानिक कलिका के द्वारा कैसे निर्माण हो रहा है, यहाँ पर ब्रायोफिलम की पत्ती है, इसमें क्या है, ये जो छोटे छोटे आपको डायग्राम में दिख रहे हैं साइड साइड में, आप इसको निकाल करके क्या कर रहे हो, अगर बो रहे हो या ये प्रकृति के द्वारा ही नीचे गिर रही है पत्तियां, तो वहीं पर नए ब्रायोफिलम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसी की तरह जैसे कि अब ये जो आपका बंगाल का आतम है, जलकुंभी की हम बात कर रहे हैं, तो जलकुंभी में ये जो भूस्तरिया होती है, दो पादपों के बीच में ये जो भूस्तरिया होगी, यही क्या करती है, नए पादप का निर्माण करती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती रहेगी तो ये नए पादप का निर्माण करती ही रहती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जब पौधे की कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती से नए पादप का निर्माण होता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। एग्जाम्पल में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो।
ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं, ये जो कायिक प्रवर्धन था इससे भारत में कहीं एक एरिया था जहां पर बड़ा नुकसान हुआ था। तो मैंने अभी अभी बताया ये क्या है, जलकुंभी है ना। तो यहां पर एक टॉपिक पूछा जाता है, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। तो जो जल हाइसिंथ होता है ना, क्या होता है, जल हाइसिंथ जो था जिसे हम क्या कहते हैं, जलकुंभी कहते हैं, ये पादप ने क्या किया था, कायिक प्रवर्धन किया था बंगाल के जलाशय में। कहां पर, बंगाल के जलाशय में क्या करा था, बंगाल के जलाशय में कायिक प्रवर्धन किया था। इसने क्या किया था, कायिक प्रवर्धन किया था, जिसके कारण जब बंगाल के पूरे जलाशय में क्या हो गई, इसी की मात्रा दिखने लगी। अब मैंने कहा यहां पर इसको बंगाल का आतंक क्यों कहा गया। देखिए भारत में क्या था, बंगाल के एरिया में ये जो जलकुंभी था ये पाया जाता था, लेकिन इसकी बहुत अच्छी एक विशेषता थी कि इसमें बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगे होते थे। अब मनुष्य ने ये सोचा कि वहां उस समय के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि हम इसको, यानी कि ये जो सुंदर सुंदर पुष्पों वाला जलकुंभी है, अगर हम इसको अपने जलाशय में लगाएंगे तो हमारे जलाशय तो बड़े सुंदर नजर आएंगे, है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने जलाशय में इस पुष्प को लगा दिया, यानी कि जलकुंभी को लगा दिया। अब जलकुंभी था, बड़ा अच्छा सा लग रहा था, तो कुछ टाइम तक तो बड़ा अच्छा लगा, है ना, बड़ा अच्छा लग रहा था, और इसमें पुष्प भी लगा हुआ मस्त अच्छा सा, ठीक है। अब यहां पर धीरे धीरे, अभी मैंने क्या कहा, इसमें भूस्तरीय का निर्माण होता है और उसके द्वारा ये कायिक प्रवर्धन करता है। तो यहां पर अगर मैंने 200 जलकुंभी को लगाया था, धीरे धीरे इन्होंने खुद ही क्या किया, कायिक प्रवर्धन किया, और धीरे धीरे करके ये क्या हुए, पूरे जलाशय के ऊपर इस तरीके से इनकी परत बन गई और यहाँ पर क्या हुए, मस्त खिल गए। अब सोचो कि जलाशय के ऊपर यहाँ पर सारे के सारे कायिक जलकुंभी ही बैठे रहेंगे तो इसमें ऑक्सीजन कैसे आएगी, इसमें प्रकाश कैसे पड़ेगा, है ना। और जल के नीचे भी तो यहाँ पर जंतु रहते हैं, यहाँ पर मछलियां रहती है काफी सारी, है ना, और भी जलीय जीव रहते हैं। तो जितने भी जलीय जीव थे यहाँ पर सारा ऑक्सीजन तो ये जलकुंभी लेने लग गया। तो धीरे धीरे करके जो जलीय जीव थे ये जो बंगाल के जलाशय थे उनके अंदर ही मरने लग गए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक समय ऐसी संख्या हो गई थी मरने वाले जीवों की कि इसलिए इसको यहाँ पर क्या नाम दिया गया, बंगाल का आतंक। इसने आतंक मचा दिया, बंगाल का आतंक के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने कई सारे जीवों को मार दिया था। अपने कायिक प्रवर्धन के द्वारा उस पूरे जलाशय में अपनी संख्या को बढ़ा दिया था और नीचे जो जलाशय के सारे जो जीव थे, जलीय जीव थे, वो खत्म होने लग गए थे ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, बंगाल का आतंक कहा गया। आतंक फैल जाता है ना, जैसे तुम हल्ला करते हो, बहुत चिल्लाते हो, तो घर में मम्मी क्या बोलती है, आतंक फैला के रखा हुआ इसने, तो वैसे इसने भी आतंक फैला दिया क्योंकि मम्मी परेशान हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जलीय जीव परेशान हो गए तो इन्होंने आतंक फैलाया था। समझ गए, क्लियर। तो कायिक प्रवर्धन से ये नुकसान रहा था भारत में, बंगाल में। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर। पता है 16वीं शताब्दी में प्रकृतिवादियों ने अमीबा का नाम ग्रीक भगवान प्रोटियस के नाम पर रखा, जो अमीबा के जैसे अपना आकार बदलने में सक्षम थे। अमीबा के शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये जली जैसे पदार्थ की बूंदों के समान प्रतीत होता है। दिलचस्प है ना? ओह, इनके पास जनन का एक अनूठा तरीका भी है जो समरूप संतति कोशिकाओं को उत्पन्न करता है। आइए इसके बारे में जानें। अमीबा में द्विखंडन। अमीबा एक जलीय एक कोशिकीय प्रोटोजोवा है और अपना आकार बदलने की क्षमता रखता है, उत्पाद या पादाप को उत्पन्न करके। क्या ये जली की तरह दिखाई दे रहा है? अमीबा द्विखंडन की प्रक्रिया अलैंगिक रूप से जनन करता है। अमीबा के एक निश्चित आकार तक वृद्धि करने के बाद प्रक्रिया शुरू होती है। यह गमन करना बंद कर देता है और आकार में गोल हो जाता है। आनुवंशिक पदार्थ विभाजित हो जाता है क्योंकि केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य में संकुचन होता है। फिर कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है और 2 समान संतति अमीबा बनती है।
केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अलावा अन्य कोशिकांग आंशिक रूप से वितरित हो जाते हैं और जो नहीं होते हैं वे अमीबा के वृद्धि करने पर पुनरुद्ध भवित हो जाते हैं। आइए जल्दी से सारांश देखें। अमीबा गमन करना बंद कर देता है, इसलिए यह स्थिर हो जाता है और आकार में गोल हो जाता है। इसके बाद केंद्रकीय विभाजन होता है। कोशिकांग आंशिक रूप से वितरित हो जाते हैं और अंत में कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है और नई कोशिका में चला जाता है। द्विखंडन की प्रक्रिया निश्चित रूप से स्वयं में प्रकृति का चमत्कार है। यह लगभग ऐसा है जैसे अमीबा कभी नहीं मरता, वे केवल हमेशा के लिए जीवित रहने वाली संतति कोशिकाओं में खुद को विभाजित कर लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अलैंगिक जनन भी उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर फोटोकॉपी मशीन कार्य करती है? अलैंगिक जनन ऐसी संतति उत्पन्न करता है जो उनके जनक की समरूप होती है। अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अलैंगिक जनन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नामतः पुनर्जनन और विखंडन को स्पायरोगायरा में देखा जाता है, मुकुलन को हाइड्रा में, बहुविखंडन को प्लास्मोडियम में देखा जाता है, बीजाणु निर्माण को कवक में देखा जा सकता है, द्विखंडन का अध्ययन युगलीना में किया जा सकता है। द्विखंडन को समझने के लिए हम एक कोशीय जीव जैसे युगलीना का निरीक्षण करेंगे। जब युगलीना अलैंगिक जनन करता है तो कोशिका झिल्ली में एक संकीर्ण नजर आता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 संतति जीवों का निर्माण होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहा जाता है। हाइड्रा में एक अलग प्रकार का अलैंगिक जनन नजर आता है। यहाँ एक तल पर उठता हुआ उभार नजर आता है और इसे कलिका कहा जाता है। यह कलिका धीरे धीरे जनक के शरीर पर बढ़ती है और एक नए हाइड्रा में विकसित होती है। इसके बाद यह जनक के शरीर से अलग होती है और एक वयस्क हाइड्रा के रूप में वृद्धि करती है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। अलैंगिक जनन का एक रोचक रूप स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है, जो शैवाल का एक प्रकार है। यहाँ परिपक्व स्पायरोगायरा 2 भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक भाग एक नए व्यष्टिगत में वृद्धि करता है। पुनर्जनन की इस प्रक्रिया को पुनर्जनन और विखंडन कहा जाता है। सारांश में पुनर्जनन और विखंडन की प्रक्रिया को स्पायरोगायरा में देखा जा सकता है, जहां तंतु के खंड तंतु की नई कोशिकाओं का निर्माण शुरू करते हैं। मुकुलन को हाइड्रा में अलैंगिक जनन के रूप में देखा जा सकता है। बहुविखंडन को प्लास्मोडियम में देखा जा सकता है, जहां केंद्रक विभाजित होकर कई बीजाणु बनाता है। बीजाणु निर्माण को कवक प्रभेद में देखा जा सकता है, जहां बीजाणुओं के साथ में बीजाणु धानी विकसित करते हैं। द्विखंडन भी युगलीना में जनन का एक प्रारूप है। वाह, ये काफी रोचक जानकारी है। मुझे निश्चित ही युगलीना के बारे में ये पता नहीं था कि कोशिका विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह एक अजीब तरह से अमीबा में जनन के प्रारूप के समान प्रतीत होता है ना?